Hello and very warm welcome everyone. Today we are going to cover the second chapter from Flamingo, जिसे लिखा है अनीस जंग ने, जो कि अनीस जंग द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस बुक लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। उसी का एक अंश है। इस बुक में लेखिका ने चाइल्ड लेबर और चाइल्ड वर्कर्स के बारे में बात की है, यानी बाल मजदूरी और बाल श्रम के बारे में बात की है। चैप्टर 2 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में लेखिका ने साहिब, जो कि एक रैग पिकर है, उसके बारे में बात की है, और सेकंड पार्ट में मुकेश नाम के एक बैंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाले के बारे में बताया है। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। तो आइए सुनते हैं साहिब की कहानी अनीस जंग की जुबानी। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज में, कचरे के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। ऐसा कहना है हमारी स्टोरी के छोटे से नायक, छोटे से हीरो साहिब का। साहिब से अक्सर मेरी मुलाकात हो जाती है, जो कि हमारे ही पड़ोस में कचरे के ढेर में कुछ कचरा बीनते हुए दिखाई देता है। वो इस तरह से कचरे के ढेर में कुछ ढूंढता रहता है जैसे लगता है कि बहुत ही कीमती सामान ढूंढ रहा हो, जैसे कि सोना। साहिब ने मुझे बताया कि वो ढाका बांग्लादेश से आया है, जहाँ पर कि तूफान में उनके मकान और उनके खेत खलिहान जो हैं वो नष्ट हो गए थे, बह गए थे। ऐसा उसकी माँ ने उसे बताया, और इसीलिए वो रोज़गार की तलाश में, एक बेहतर ज़िंदगी जीने की तलाश में दिल्ली आ गए और यहीं आकर के बस गए। साहिब से जब मैंने पूछा कि तुम ये सब काम, ये कचरा बीनने का काम क्यों करते हो, तो उसने कहा मेरे पास कुछ करने के लिए ही नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। उसने कहा मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है। मैंने उससे पूछा अगर मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे? उसने कहा ज़रूर आऊँगा। कुछ समय के पश्चात एक दिन वो मेरे पास दौड़ता हुआ आया और मुझसे पूछा क्या आपका स्कूल तैयार है? मैं उसकी बात सुन करके थोड़ा सा शर्मिंदा हुई और मैंने कहा कि स्कूल बनने में टाइम लगता है। अक्सर हम लोग इन बच्चों से इस तरह के खोखले वायदे कर दिया करते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। कुछ दिनों की जान पहचान के बाद साहिब ने मुझे अपना नाम बताया। उसने बताया मेरा नाम साहिब आलम है। साहिब आलम मतलब आलम माने होता है संसार, विश्व, और साहिब माने होता है मालिक, पूरे इस विश्व का मालिक, यानी लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी अर्थात ईश्वर। साहिब को अपने नाम का मतलब ही नहीं पता है। अगर उसके अपने नाम का मतलब पता होता तो उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि उसकी वर्तमान स्थिति और उसके नाम में ज़मीन आसमान का अंतर है, बहुत ही ज़्यादा विरोधाभास है। साहिब और उसके दोस्तों से मेरी मुलाकात अक्सर हो जाती है। साहिब अपने दोस्तों के साथ नंगे पैर सड़कों में सुबह सुबह पक्षियों के समान प्रकट होता है और दोपहर होते तक वो लोग गायब हो जाते हैं। कुछ महीने के बाद उन सभी को उनके नाम से मैं जानने लगी थी। मेरी उन लोगों से अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक बार मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो उनमें से एक ने जवाब दिया कि मेरी माँ अलमारी में लिखे हुए चप्पल या शूज़ को नीचे ही नहीं उतारती है। तभी वहीं पे जो दूसरा लड़का था, जो कि दोनों पैर में अलग अलग रंग के शूज़ पहना था, उसने जवाब दिया कि अगर इसकी माँ जूते उतारेगी भी तो भी ये नहीं पहनेगा। इस तरह से नंगे पैर रहना पैसों की कमी के कारण नहीं, बल्कि उनकी परंपरा है। मैंने अक्सर गांव और शहरों में नंगे पैर बच्चों को घूमते हुए देखा है। नंगे पैर रहना उनकी परंपरा है, ये तो हमको मन को समझाने के लिए एक बहाना है। ये तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हकीकत में हम देखें, असलियत में हम देखें, तो उनके नंगे पैर रहने का कारण उनकी कभी ना ख़त्म होने वाली गरीबी है। मुझे एक कहानी याद है जिसे उडुपी के एक व्यक्ति ने एक बार मुझे सुनाई थी। एक छोटे लड़के के रूप में वह पुराने मंदिर के पास से गुजरकर स्कूल पहुंचता था। उसके पिता मंदिर में पुजारी थे। वह मंदिर पर थोड़े समय के लिए रुकता था और जूतों की एक जोड़ी के लिए प्रार्थना किया करता था। 30 वर्ष के बाद मैं उसके नगर तथा उसके मंदिर में गई, जहां अब खालीपन एवं उजाड़ का वातावरण था। पिछवाड़े में जहां अब नया पुजारी रहता था, वहाँ लाल व सफ़ेद प्लास्टिक की कुर्सियाँ थीं।
एक लड़का जिसने स्लेटी रंग की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और जूते व जुराब पहने हुए था, हाँफता हुआ आया और उसने अपना स्कूल बैग जो था वो पलंग पर फेंक दिया। लड़के की ओर देखते हुए मुझे दूसरे लड़के की प्रार्थना का स्मरण हुआ, जो प्रार्थना उसने देवी माँ से की थी और उसकी प्रार्थना कबूल हो गई थी। लेकिन ये जो रैक पिकर हैं, इनकी प्रार्थना अभी तक ईश्वर द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। नंगे पैर कचरा बीनने वालों से मेरा परिचय मुझे सीमापुरी ले जाता है, जो दिल्ली की सीमा पर है, लेकिन अन्य प्रकार से इससे मीलों दूर है। यहाँ सुविधाओं व विकास का नामो निशान तक नहीं है। दिल्ली के इतने पास रहते हुए भी ऐसा लगता है ये दिल्ली से बहुत दूर है। ये मिट्टी के बने मकानों में रहते हैं, जहाँ पर कि टिन और तारपोलिन की छतें हैं, जहाँ पर ड्रेनेज का कोई सिस्टम नहीं है, सीवेज का कोई सिस्टम नहीं है, रनिंग वाटर की वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। ये लोग बहुत ही बदहाली का जीवन जीते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ता है। ये सभी लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। जब सीमापुरी एक उजाड़ स्थान था, अब भी यहाँ ऐसा ही है, किंतु अब यह खाली नहीं है। मिट्टी से बने मकानों में, जिन पर टीन तथा त्रिपालों की छतें हैं, जो गंदे पानी के निकास, जमीन के अंदर गंदगी ले जाने वाले पाइपों की व्यवस्था अथवा पीने योग्य नल के पानी की व्यवस्था से रहित है। ये लोग 30 से भी अधिक वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और लगभग 10,000 से भी अधिक कचरा बीनने वाले यहाँ रहते हैं। बिना किसी पहचान, बिना किसी परमिट के 30 वर्षों से भी अधिक समय से ये लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन इनके पास राशन कार्ड है, जिससे उनका नाम व वोटिंग लिस्ट में आ जाता है, जिसके कारण उनको अनाज मिलता है। पहचान से ज़्यादा उन्हें भोजन की आवश्यकता है। यहाँ पर काम करने वाली महिलाओं से, जो कि फटी पुरानी साड़ियाँ पहनी हुई थी, मैंने पूछा कि तुम लोग बांग्लादेश छोड़ कर के यहाँ क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि यहाँ हम कम से कम 2 समय का खाना खाते हैं और चैन से सोते हैं। ऐसा उस महिला का कहना था। कभी कभी कचरे के ढेर में 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, और जिससे कि और अधिक पाने की आशा हमेशा बनी रहती है। कचरे का ढेर बच्चों के लिए वंडरफुल गिफ्ट के समान है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर्स। एक बार मेरी साहिब से एक सुबह और मुलाकात होती है। वह टेनिस क्लब के बाहर खड़े हुए फैंस के सामने से खड़े होकर के अंदर खेले जाने वाले टेनिस खेल को देख रहा था। उसने कहा कि उसे टेनिस खेल खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो डिस्कार्डेड शूज़ पहना था। किसी रिच बॉय के द्वारा, किसी अमीर बच्चे के द्वारा फेंके गए जूतों को उसने पहना हुआ था, जो कि उसके कपड़ों से मैच नहीं कर रहे थे। लेकिन जो बच्चा नंगे पैर रहता हो, उसके लिए छेद वाले जूते भी किसी सपने से कम नहीं थे। टेनिस शूज़ तो उसे मिल जाएंगे, लेकिन टेनिस का जो गेम था वो उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर था। आज सुबह साहिब से मेरी मुलाकात हुई जब वह मिल्क बूथ की ओर जा रहा था। उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर था। उसने इशारे से बताया कि वो अब टी स्टॉल में काम करता है। मुझे 800 रुपये और 2 समय का खाना मिलता है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें काम अच्छा लगता है? मैंने देखा उसके चेहरे से बेपरवाही दूर चली गई थी। टी कैनिस्टर उसके ट्रैश बैग से ज़्यादा भारी प्रतीत होता था। अब साहिब अपना मास्टर नहीं था, क्योंकि उसे अब दूसरे के लिए काम करना पड़ता था। अब उसका समय उसका अपना नहीं था। साहिब अब अपना मालिक नहीं था। So now we come to the end of this chapter. I hope you enjoyed and liked this story. हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जो रैक पिकर्स हैं, कचरा बीनने वाले बच्चों के कंधों पे जो ये कचरे के थैले लटके हुए हैं, आने वाले समय में कुछ समय के पश्चात उनके कंधों पर स्कूल बैग्स टंगे हुए मिलेंगे, लटके हुए दिखेंगे। इसी उम्मीद के साथ keep learning, keep practicing. Soon we will meet again in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thanks for watching.